मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ NISM सीरीज़ 15 के लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है अभी हाल ही में जो है सिलेबस में भी फ़र्क आया है। दो नए चैप्टर्स जो हैं चैप्टर 14 और चैप्टर 15 जो है वो ऐड हुए हैं सिलेबस में। तो क्वेश्चंस जो हैं उसमें से भी आ रहे हैं और वहीं जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी जो है बदल चुका है। केस स्टडीज़ जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। थोड़े बहुत और प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा आने लगे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप जो है लेटेस्ट सेट्स से जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो कि हम लोग जो है आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को जो है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी कोई इस क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस जो सेट में हमने वो क्वेश्चंस चुने हैं जो कि लगातार एग्ज़ाम में पिछले 4 हफ्तों से रिपीट होते आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे साल भर में जो है ये क्वेश्चंस जो है डेफ़िनिटली रिपीट होंगे और भी जो है नए अपडेट्स हम लाते रहते हैं। तो इसलिए आप जो है इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है बैंकिंग के बाकी जो क्वेश्चन सेट्स हैं वो भी आपको इसमें लेटेस्ट अप टू डेट जो है इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों पहले सवाल से शुरू करते हैं। इन इंडिया दी एक्साइज ड्यूटी इज लेवाइड ऑन। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, थर्ड है डिटर्जेंट्स और ऑल ऑफ दी अबाव। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो लगती है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, बाकी सब में जो है आपका GST लगता है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच विल हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन अ कंट्री। तो दोस्तों ऐसे रिसर्च एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ घटना हो रही है उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ने वाला है हर एक इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे जो बात की गई है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, तो मान लेते हैं कि रिसेशन आता है तो क्या उसमें जो है सेल्स प्रॉफिट बढ़ेगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का? जी नहीं। अगर यंग पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती है तो फ़ायदा होगा, या एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने की संख्या अगर बढ़ती है तो फ़ायदा होगा, या ऑल ऑफ दी अबव। तो डेफिनेट सी बात है कि सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कब बढ़ता है? जब यंग पॉपुलेशन जो है उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती है, तो जो है फ़ायदा होता है सेल्स ऑफ इक्विपमेंट्स में स्पोर्ट्स के। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? द टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर 1 लाख एंड द टोटल लायबिलिटी आर 74,000। कैलकुलेट द इक्विटी टू एसेट रेशियो। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले हम लोग कैलकुलेशन पे चलते हैं, ये कैसे हम लोग इक्विटी टू एसेट रेशियो निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इक्विटी क्या होता है, वो होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। 1 लाख में से आपने जो है 74,000 को माइनस कर देना है, आपकी जो है जो है इक्विटी निकल कर आ जाती है 26,000। अब यहाँ पे इक्विटी टू एसेट रेशियो क्या होगा? इक्विटी जो है आपका 26,000 है, डिवाइडेड बाय आपने 1 लाख किया और निकल कर आ गया 0.26। तो इस तरह से दोस्तों आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर आप जो है न्यूमेरिकल्स के अलावा अगर फॉर्मूला लिस्ट चाहते हैं तो हमारा इंस्टा चैनल भी है, मॉक टेस्ट चैनल जो है आप सर्च कीजिएगा, आप उसे फॉलो करके जो है हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जो है फॉर्मूला लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, जो कि आपके NISM सीरीज 15 में आपकी मदद करेंगे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। डैश इज पोटेंशियली ऑब्लिगेटेड टू सेल एन एसेट एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस। तो इसमें से कौन से व्यक्ति को जो है पोटेंशियली ऑब्लिगेट रहता है सेल करना एसेट? ऑप्शन दिया है यहाँ पे कॉल राइटर, दूसरा है कॉल बायर, तीसरा है पुट राइटर, चौथा है पुट बायर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो कॉल राइटर होता है, अगर बायर अगर चाहेगा तो डेफिनेटली उसको जो है सेल करना पड़ेगा प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सिल्वरस्टोन कंपनी हैज़ अ वेरी गुड फाइनेंशियल पोजीशन, हाउएवर ड्यू टू अ वीक इकोनॉमिक कंडीशन इट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ फॉल इन प्रॉफिट्स। कंसिडरिंग दिस सिनेरियो विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है एज द प्रॉफिट हैज़ फॉलन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स इट डज नॉट इंडिकेट एनी मेजर वीकनेस एज पर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड। जो है दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है फॉल्स इन प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी एज पर स्वॉट एनालिसिस एज द कंपनी कैन ग्रो फास्टर फ्रॉम हियर ऑन। तीसरा ऑप्शन दिया है फॉल इन प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड एज थ्रेट एज पर द स्वॉट एनालिसिस एज इट्स वार्निंग फॉर द फ्यूचर इंस्टेबिलिटी। और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पे फॉल इन प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड एज वीकनेस ऑफ द कंपनी एज पर स्वॉट एनालिसिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, आप सभी जानते हैं कि अगर प्रॉफिट में जो है कमी आ रही है तो वो एक थ्रेट की तरह देखा जाना चाहिए एज पर स्वॉट एनालिसिस। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन विच वे आर द ओवर द काउंटर मार्केट ट्रांसैक्शन सेटल्ड।
अब ओवर द काउंटर मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शंस जहाँ पे आपका जो है ये कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो, यानी कि ना ही क्लियरिंग पार्टी इन्वॉल्व है, ना ही स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है, उसको हम लोग ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। एक पहला ऑप्शन दिया है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है आर डायरेक्टली सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, जो कि करेक्ट आंसर लग रहा है अभी तक। और तीसरा ऑप्शन दिया है आर सेटल्ड थ्रू द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कॉर्पोरेशंस। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो डायरेक्टली जो है आमने सामने बैठ के इस तरह के ट्रांजैक्शन शेयर्स की होते हैं, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ आर कॉर्पोरेट एक्शंस रेगुलेटेड? ऑप्शन दिया है कॉर्पोरेट एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय सेबी रेगुलेशंस। दूसरा है कॉर्पोरेट एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय लिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन कंपनीज। तीसरा ऑप्शन दिया है स्टॉक एक्सचेंज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑल ऑफ द अबव जो दिए हैं सारे के सारे करेक्ट हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट ऑफ अ कंट्री कैन बी रिड्यूस्ड बाय डैश, रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। दूसरा है सेल्स ऑफ एसेट बाय डिसइन्वेस्टमेंट। तीसरा है इंक्रीजिंग टैक्स कलेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन जो है मुझे तो करेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि तीनों में क्या हो रहा है, अगर किसी को अपना फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम करना है तो वो क्या करेगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करेगा, या फिर जो भी सेल्स हो रहे हैं वो उसे बढ़ाएगा। जो भी पब्लिक का अगर कहीं कोई बिल्डिंग है तो उसको सेल करके जो है उसके से जो है हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा। नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन है सबका टैक्स बढ़ा देगा, है ना। तो जो ऑल द थ्री ऑप्शंस जो हैं वो मुझे करेक्ट लग रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप पुराने सेट देखेंगे तो ये सारे जो है नए नए सेट आए हैं जो एग्ज़ाम में अभी रिपीटेड होके। तो और अगर आप चाहते हैं कि और भी लेटेस्ट कंटेंट मिले वीकली बेसिस में जो हम लोग अपडेट करते रहते हैं, तो आपको जो है हमारे चैनल www.mocktestchannel.com पे मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी सर्च करके, उसमें हमने एक फ्री सैम्पल टेस्ट भी दे रखा है, तो आपको उससे भी जो है पता चल जाएगा किस तरह के हमारे मॉक टेस्ट के डिज़ाइन रहते हैं। और आप जो है हमारा इसमें पेड जो है मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सबसे अप टू डेट वाला जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है। तो दोस्तों उसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में नीचे दे दूंगा आपको, आप वहाँ जाके जो है ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे और एक न्यूमेरिकल आया है और क्वेश्चन क्या है कि कोर इंडस्ट्री हैज़ अ डेप्ट ऑफ 3,500 करोर्स, द इंटरेस्ट पेएबल ऑन दिस इज 8% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इफ द एक्सपेक्टेड ईबिट इज 320 करोड़। तो क्यों यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं, हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे चलते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस तरह से निकाला जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ईबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर 8% बताया है 3,500 करोड़ का, तो कितना निकल के आता है? 280 करोड़ निकल के आता है। वहीं पे अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस जो है ईबिट का जो हमारा अमाउंट निकल आया है 320 करोड़, उसको डिवाइड बाय 280 करेंगे तो 1.14 जो है अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसी तरह से हमने निकाल दिया 1.14। तो इसी को आपको जो है करेक्ट मार्क करके आना है वहाँ पे। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज पैसिव इन्वेस्टिंग? पैसिव इन्वेस्टिंग इसमें क्या माना जाएगा? ऑप्शन दिया है पैसिव इन्वेस्टिंग मींस इन्वेस्टिंग एट मैच्योर्ड बिजनेसेस व्हिच आर नॉट अफेक्टेड बाय मार्केट वॉलेटिलिटी। दूसरा ऑप्शन दिया है पैसिव इन्वेस्टिंग मींस बाइंग एंड होल्डिंग सम गुड इक्विटी शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म। तीसरा ऑप्शन दिया है पैसिव इन्वेस्टिंग मींस इन्वेस्टिंग इन ब्रॉड टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट एन एसेट क्लास। चौथा ऑप्शन है पैसिव इन्वेस्टिंग मींस इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेट एसेट क्लासेस लाइक रियल एस्टेट, बिटकॉइंस और आर्ट्स। पैसिव इन्वेस्टिंग मोटे तौर पे बोला जाए तो इंडेक्स में अगर कोई इन्वेस्ट करे, निफ्टी की जो कंपनीज के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड निकलते हैं उसमें अगर कोई इन्वेस्ट करे तो वो पैसिव इन्वेस्टिंग कहलाता है। ओके, तो काफ़ी सिंपल है कि जो ये पैसिव फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि जो निफ्टी के जिस रेशियो में कंपनीज या शेयर्स हैं उसी रेशियो में जो है वो म्यूचुअल फंड्स में भी रखते हैं, तो उसमें उनको एक्टिवली ट्रैक नहीं करना पड़ता। जिस तरह से निफ्टी जो है ऊपर नीचे होता है ये भी उसी को फॉलो करता रहता है, इसलिए इसे हम लोग पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल आया है। अ कंपनी हैज़ डिक्लेयर 20% डिविडेंड, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹5 and the dividend payout ratio is 50%. The current market price of the shares is ₹100. Calculate earning yield. तो दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा था आपको जो फॉर्मूला लिस्ट है वो आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। हमारे जो इंस्टा में आप अगर मुझे जो है हाई करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको जो है ये लिस्ट जो है शेयर कर दूंगा। हालांकि यूट्यूब में अगर ये ऑप्शन होता तो मैं डेफिनेटली उस तरह से आपको शेयर कर पाता।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 2% है, 20% है, 7.5 है, 15% है। तो इसका जो है हम लोग कैलकुलेशन पे चाहते हैं। कंपनी ने जो है 20% डिविडेंड बताया है। आप फेस वैल्यू अगर 5 रुपीज़ है तो 20% 5 का कितना हुआ, ₹1 हो गया। इस तरह से हमने जो है डिविडेंड निकाल दिया। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्या है डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। ओके, ये इसका जो है फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हमें जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% लगा दिया, डिविडेंड पर शेयर जो है 1 लगा दिया, हमने अर्निंग पर शेयर निकाल दिया, 2 रुपीज़ जो है निकल कर आया। ओके, अब यहाँ तक क्लियर है। तो अर्निंग यील्ड क्या होता है, अर्निंग यील्ड ये होता है कि अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस इनटू 100। तो 2 डिवाइड बाय 100 इनटू 100 किया तो 2% जो है अमाउंट निकल कर आ गया। ओके, बस उसको आपको मार्क कर देना है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज मोस्ट लाइकली टू बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय रिसेशन इन इकोनॉमी। मान लेते हैं कल रिसेशन आ जाए तो इनमें से कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है उस पर हावी होगी। बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स है ऑप्शन, दूसरा है एयरलाइंस, तीसरा है फूड एंड बेवरेज, चौथा है आपका हेल्थ केयर। ओके, अब इसमें जो है डेफिनेट सी बात है कि भले ही जो है लोगों की जो खर्च करने की क्षमता अगर कम होती है तो सबसे पहले जो है बाहर घूमने जाना, ट्रैवल करना जो है थोड़ा कम होता है। तो डेफिनेटली एयरलाइंस जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। बाकी दवाई जो है, खाना पीना, हेल्थ केयर तो चलता रहता है इवन रिसेशन हो जाए तो भी, है ना, इसलिए इनको डिफेंसिव सेगमेंट्स भी जो है कहा जाता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर वॉज 300 करोड़। इट हैड 4,72,223। मेरे नंबर थोड़े उल्टे फुल्टे बोल दिए होंगे। तो ये जो अमाउंट है, इतना अमाउंट इनका आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स है। ओके, द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 718। फाइंड द पीई रेशियो। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट कितना है, ये पता चल गया कि आउटस्टैंडिंग जो है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और करंट प्राइस भी आपको पता चल गया। अब करना क्या है, बस फॉर्मूला में लगा देना है आपको कि आपको पीई रेशियो का जो फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ओके, ये पीई रेशियो का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको जो है मार्केट प्राइस ऑलरेडी पता है ना। तो अब आपको अर्निंग पर शेयर पहले हम निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, जो है आपको प्रॉफिट पता चल गया है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर किया, अर्निंग पर शेयर निकल आया। अब अर्निंग पर शेयर अगर आपको मिल गया तो आपको बस वो फॉर्मूला में लगाना है ना कि पी रेशियो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो शेयर का जो आज का प्राइस है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर करेंगे तो पी जो है निकल के आ जाएगा 11.311। कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपके फॉर्मूला लिस्ट अगर आपने देख लिया तो आपका जो है ये सारा का सारा जो है न्यूमेरिकल आप आराम से लगा बैठेंगे, है ना, ज़्यादा टफ नहीं है ये। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो है मैंने करेक्ट मार्क कर दिया है 11.31 को। नेक्स्ट सवाल है, द वर्क ऑफ रिसर्च एनालिस्ट कैन बी हैम्पर्ड बाय। इनमें से कौन से सिचुएशन में जो है रिसर्च एनालिस्ट का जो वर्क है वो हैम्पर होता है। पहला है लॉट ऑफ अननेसेसरी एंड इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, बी कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, तीसरा है इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा, चौथा है ऑल ऑफ द अबाउट। ओके, तो नेक्स्ट इसमें जो है ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। तो वही हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि इनमें से अगर कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो रिसर्च एनालिस्ट का काम जो है वो हैम्पर हो रहा है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एन ऑडिटर विल गिव अ डैश इफ दे आर कन्विंस्ड दैट वोल और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू और फेयर वैल्यू। अगर मान लेते हैं कुछ पार्टिकल जो है स्टेटमेंट्स है उसमें अगर उनको लगता है कि यार भाई ये कुछ सच नहीं लग रहा या फेयर नहीं लग रहा, तो ऐसे केस में ऑडिटर किस तरह का रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट को हम लोग क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स होते हैं वो ऐसे रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ दीज रिस्क शुड बी डिस्कस्ड इन अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। तो ऑप्शन दिया है बिजनेस रिस्क, दूसरा है रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, तीसरा है पॉलिटिकल रिस्क और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो मेजॉरिटी आपको क्वेश्चंस में अगर जो है दो ऑप्शंस अगर लगभग सही लग रहे हैं और उसमें ऑल ऑफ द अबव भी है तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव जो है आप टिक करके आना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलने वाले हैं एग्जाम में। अगले सवाल पे चलते हैं। एज पर रिसर्च एनालिस्ट द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन इट्स करंट प्राइस। विच ऑफ दीज ऑप्शंस विल बी अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्रेस इट इन द सर्च रिपोर्ट। अब यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर बताया गया है, इसका मतलब क्या है, ओवर प्राइस है ना शेयर। तो ऐसे में आप क्या किसी को लेने को कहोगे, नहीं कहोगे, है ना। तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं। रिकमेंडेशन क्या है, नॉट टू कंसिडर बाइंग द शेयर एज इट्स ओवर वैल्यू, जो कि मैंने अभी कहा। दूसरा ऑप्शन है कि द रिकमेंडेशन द इन्वेस्टर शुड सेल दिस शेयर एट द अर्लीस्ट।
ओके, अभी आप मान लेते हैं कि अगर जो है ओवर वैल्यूड है तो बढ़िया टाइम है सेल करने के लिए, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। अब तीसरा है अंडरवेट रेटिंग इज असाइन टू द स्टॉक, तो वो भी सही ऑप्शन है क्योंकि कोई जो है बहुत ही जो है मेरे को तीनों ही ऑप्शंस जो हैं इसमें मेरे को करेक्ट लग रहे हैं, है ना। तो मैं इसको ऑल ऑफ द अबाउट टिक करके आऊँगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन डैश द इशूअर्स हैव द राइट टू कॉल द बॉन्ड्स बैक। ऑप्शंस क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो कॉल द बॉन्ड्स बैक, तो कॉलेबल बॉन्ड्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। वापस से न्यूमेरिकल आया है। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹5 एंड द लास्ट डिविडेंड ऑन इट इज 20%. इस डिविडेंड पे आउट रेशियो वॉज 60% एंड द करंट प्राइस इज ₹90. कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड जो है कैलकुलेट करके निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.66 दिया है, 1.84, 1.09, 2.19, है ना, ये सारे जो है आपको दे रखे हैं। अब इसमें जो है आपको कैसे कैलकुलेट करना है? द कंपनी हैज़ डिक्लेयर 20% डिविडेंड ऑन ₹5 फेस वैल्यू। सो द डिविडेंड इज कैसे निकालेंगे? ₹1 ही निकल के आ रहा है इसमें भी, तो आपने जो है ₹1 निकाल दिया 20% ऑफ 5 करके। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो के फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। अब यहाँ पे ईपीएस आपने निकाल दिया 1 डिवाइडेड बाय 0.6 करके, ईपीएस आपका निकल के आया है अर्निंग पर शेयर 1.66 का। अर्निंग यील्ड परसेंटेज क्या होता है? बेसिकली अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस इनटू 100 होता है। इसका भी फॉर्मूला आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो 1.66 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करेंगे, जो है आपका निकल कर आएगा 1.84% दोस्तों। ओके, अगर जो है आपको अभी तक का एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो जो है यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए एक थैंक्स या ओके भर जो है आप डेफिनेटली लिखें, क्योंकि आपने जो है ऑलमोस्ट वीडियो इतने एंड तक देखा है, तो मुझे लगता है कि आपको अभी तक जितना मैंने बताया है वो क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। ओके, तो उसमें क्या होता है कि बाकी जो स्टूडेंट्स भी जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचते हैं, तो सभी जो है दोस्त लोग मिलके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मार्क किया हुआ है। अगले सवाल है, हु इज और आर इंक्लूडेड एज डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्संस अंडर द सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के हिसाब से कनेक्टेड पर्सन कौन कौन हैं इनमें से? ऑप्शन दिया है कंपनी अंडर द सेम मैनेजमेंट, बी है सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, सी है सब कंपनी अंडर द सेम ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सारे कनेक्टेड पर्संस कहलाते हैं, है ना, कि ये सभी कंपनी के ही पार्ट हैं, है ना, जैसे भी इनसाइडर ट्रेड रेगुलेशंस के हिसाब से। सो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स विल बी हाई व्हेन। कौन सी सिचुएशन में बार्गेनिंग पावर सबसे हाई होगी सप्लायर्स की? ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ सप्लायर्स आर लिमिटेड एंड द बायर्स आर मेनी। ओके, दूसरा है स्विचिंग कॉस्ट ऑफ द कस्टमर इज हाई। तीसरा है सप्लायर्स सप्लाई सम क्रिटिकल इनपुट्स टू द बायर। तो यहाँ पे क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कौन से केस में सबसे ज़्यादा हाई होगी? कि अगर नंबर जो है नंबर ऑफ सप्लायर्स अगर लिमिटेड है और बायर्स अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो भी जो है बार्गेनिंग पावर जो होगी वो हाई होगी, है ना, कि लोगों की। और इसी तरह से स्विचिंग ऑफ द कस्टमर। तो तीनों ही सिचुएशंस में जो है मुझे लगता है बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर जो है वो ज़्यादा होगी। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आइडेंटिफाई द गुड्स विच अट्रैक्ट कस्टम ड्यूटी इन इंडिया। कौन से में कस्टम ड्यूटी लगता है? लिक्कर में लगता है क्या? फॉसिल फ्यूल में लगता है क्या? बोथ लिक्कर एंड फॉसिल फ्यूल्स, ऑल इंपोर्टेड गुड्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल इंपोर्टेड गुड्स। जो भी सामान आप ला के आ रहे हो कंट्री के बाहर से, उसमें इंपोर्ट में जो है आपको कस्टम लगता है। ओके, भले वो लिक्कर हो तो भी लग सकता है, बाहर से ला रहे हो तो, है ना। तो इस तरह से जो है आप करेक्ट आंसर मार्क करके आएंगे। डैश विल काउंट अ स्ट्रेंथ इन द स्वॉट एनालिसिस। इनमें से कौन सा स्ट्रेंथ है? फर्स्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दूसरा है फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, तीसरा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी स्ट्रॉन्ग है, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ओके, ग्रोइंग इकोनॉमी भी पॉजिटिव है बट वो कंपनी का स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा, वो तो इकोनॉमी में जो है बढ़िया हो रहा है जो भी है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गवर्नमेंट इज सेट टू बी इम्प्लीमेंटिंग एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। कौन से सिचुएशन में आप बोलेंगे कि जो है गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जो है कर रही है? ऑप्शन है ए, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लोअर देन इट्स इनकम। दूसरा है द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स इन इनकम।
तीसरा है द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर ऑलमोस्ट इक्वल, कह सकते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल, और यहाँ पे नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स इनकम, जितना पैसा आ रहा है उससे भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहेंगे। ओके तो दोस्तों इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा जरूर गया है ये वीडियो, बट मैं कहूँगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़े और स्ट्रॉन्ग करने हैं तो वापस से जाए तो आप ये वीडियोस का जो सारे क्वेश्चंस हैं उसको डेफिनेटली जो है देखें, न्यूमेरिकल्स को खास तौर से देखें, और लेटेस्ट क्वेश्चंस के लिए आपको पता है कहाँ जाना है, mocktestchannel.com है। बहुत ही जो है हम लोग बारीकी से जो है वहाँ पे क्वेश्चंस डालते हैं, लेटेस्ट अप टू डेट वाले क्वेश्चंस जो है हमारी टीम हमेशा डालती रहती है उसमें, तो उसको जो है आप डेफिनेटली गो थ्रू करें। इंडस्ट्री में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी मॉक टेस्ट को अटेंड करके एग्ज़ाम को पहले अटेंड में क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।